Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों का टॉपिक नंबर 2 दैट इज ऑल अबाउट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया के रिगार्डिंग टू हमारी डिस्कशन गोइंग ऑन थी एंड कॉमन गोल्स के रिगार्डिंग टू हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका था, जिसमें फर्स्ट 2 गोल्स हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं क्लियर। जिसमें से नंबर 1 गोल आप लोगों का वहां पे क्या आया कि सर जीडीपी ग्रोथ होना, जो कि अच्छा कॉमन गोल्स यहाँ पे वर्ड क्यों आया। ऐसे तो सर देखो जितने भी आपके 5 ईयर प्लान्स बनाए गए वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स को चेकआउट करते ही बनाए गए। तो जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए टाइम टू टाइम गोल्स बनाए गए, नॉर्मल सी बात क्लियर। बट सर कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जो हर बार की प्लानिंग के अंदर क्या होंगे, कवर अप होंगे ही होंगे क्लियर। तो जिनमें से नंबर 1 आप लोगों ने पॉइंट रीड आउट किया दैट इज ऑल अबाउट जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि सर जीडीपी ग्रोथ होना हर 5 ईयर का कॉमन प्लान है, हर 5 ईयर का कॉमन गोल है। क्योंकि जब भी आपके 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट होना। एंड उसके रीजंस आपने क्या रीड आउट किए थे कि सर देखो जीडीपी ग्रोथ रेट तो इंक्रीज होती रहेगी अगर अगर 2 पॉइंट्स सक्सेसफुली अच्छे चलते गए, जिनमें नंबर 1 क्या था, रिसोर्सेस का बढ़ते रहना, खत्म ना होना। दूसरी बात, डे बाय डे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना बाय इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। और कोई कारण नहीं है जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज होने का, क्योंकि देखो सिंपल सी बात सर, जीडीपी रेट इंक्रीज होगा अगर अगर आपके वहां पे प्रोडक्शन की जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आपकी कंट्री का जीडीपी रेट तो नेचुरली क्या होएगा, शूट अप करेगा करेगा। बट सर प्रोडक्शन भी तो तभी पॉसिबल है ना अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, और रिसोर्सेज अपने आप में ऐसी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ऐसी वन टाइम प्रोड्यूसर गुड्स हैं कि एक बार यूज कर लिए तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, खत्म। तो सर हमने फॉर द टाइम बिंग जीडीपी रेट नहीं बढ़ाना, हर बार के लिए जीडीपी रेट इंक्रीज करना है। तो जिसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज डे बाय डे क्या करने होंगे, इंक्रीज करने होंगे। क्योंकि अगर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हुए तो आपकी प्रोडक्शन बंद हुई तो अल्टीमेटली सर आपका जीडीपी रेट भी क्या जाएगा, डाउन जाएगा क्लियर। तो देखो जी, कहते सिंपल सी बात है, जीडीपी रेट को भी कंसिस्टेंटली राइज करना आपके ही हाथ में है। प्लस सेकंड मेन पॉइंट आप लोगों ने क्या रीड आउट किया, सेकंड के अंदर सर पॉइंट था मॉडर्नाइजेशन को लेकर। एंड मॉडर्नाइजेशन होना अपने आप में बहुत मैंडेटरी। कब तक सर आप अपने पुराने तरीकों के थ्रू आप अपनी मॉडर्नाइजेशन मतलब अपनी जो ग्रोथ है वो कैसे ट्रेडिशनल वेज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्लियर। तो अल्टीमेटली आपको कैसे ना कैसे करके, जो सबसे बड़ा फ्लॉ था जब ब्रिटिश एम्पायर आपके ऊपर रूल करके गया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सबसे बड़ा कारण क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया एंड मॉडर्न इंडस्ट्री को वहां पे राइज करने नहीं दिया। तो सर अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास 5 ईयर प्लान के अंदर सेकंड कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या लाया गया, सर इनोवेशन लानी पड़ेगी। इनोवेशन लाओगे, मॉडर्नाइजेशन लाओगे तो अल्टीमेट आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। बट जब तक आपके पास नए नए तौर तरीके नहीं होंगे प्रोडक्शन करने के, आप वही नॉर्मल लेवल पे, स्टैग्नेंट लेवल पे बैकवर्ड ही काउंट होंगे। तो सर आपको थोड़ा सा तो मॉडर्नाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा क्लियर। तो यहां पे सर एक हम लोगों ने पॉइंट छोड़ा था जो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये कॉम्प्लीमेंट्री है या बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इन 2 पॉइंट्स को लेकर हमारी डिस्कशन हुई क्लियर। सबसे पहले हाँ जी, क्या नाम है कुणाल, पढ़ी। मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव was not expected to contradict with the एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिल्कुल सर। both modernization एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज अ गोल्स ऑफ प्लानिंग वर टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। आपके माइंड में पता क्या आ रहा है कि सर अगर आप मॉडर्नाइजेशन करोगे, इनोवेटिव टेक्निक्स लगाओगे, तो नेचुरली कभी ना कभी आप लेबर इंटेंसिव से शिफ्ट करोगे किसमें, कैपिटल इंटेंसिव में, क्योंकि सर मशीनरीज प्रोडक्शन करेंगी। और इतना तो हमें भी पता है कि अगर लेबर इंटेंसिव की जगह मशीनरी वर्क करेगी तो बंदों को रखने की क्या जरूरत है, एम्प्लॉयज को रखने की क्या जरूरत है, उनको निकालो काम से। क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मॉडर्नाइजेशन आने से
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बंद होगी, क्योंकि मेरे माइंड में तो यही चल रहा है। तभी आपसे क्या पूछा गया, कहते मॉडर्नाइजेशन होना, नए नए तौर तरीके अपनाना, क्योंकि सर देखो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आएगी तो लेबर का काम क्या होगा, कम होगा, मशीन खुद ब खुद क्या करेगी, सारे काम करेगी। तो मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बनाना है, क्लियर, लोगों की अर्निंग इंक्रीज करनी है, तो वो तो तब इंक्रीज होगी अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा। और एक तरफ तुम कह रहे हो कि मॉडर्नाइजेशन भी होनी चाहिए, कि जो काम करवाओ नए नई तौर तकनीकों से करवाओ। दैट मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं? पढ़िए आगे। बोथ, कहते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज अ गोल्स ऑफ प्लानिंग वर टेकन एज, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। कैसे? द कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द टू वॉज, यस, expected to the two works as under. कैसे? मैं कहता मैं आपको समझाता हूं कि ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है, मतलब एक दूसरे के सपोर्टिंग कैसे है। क्योंकि अभी तक तो आपके माइंड में यही आ रहा था, क्योंकि सर हमें तो इतना पता है जी, मशीन के लगने से लोगों को काम से निकाला जाता है, क्योंकि आपके दो मोटिव इकट्ठे तो पूरे हो नहीं पाएंगे। एक तरफ आप मशीनरी को, नई टेक्निक को बढ़ावा दे रहे हो, और एक तरफ लेबर इंटेंसिव काम को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो मैं वही कंफ्यूजन में था कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं या बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कहता नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे? पहली बात, अगर मॉडर्नाइजेशन आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, क्या समझे अभी तक मॉडर्नाइजेशन है क्या? न्यू इनोवेटिव आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को रेज करना, यही मतलब है। सर जितनी मॉडर्नाइजेशन लाओगे, पहली बात वो प्रोडक्टिविटी को क्या करेगी, रेज करेगी, ये तो बात मानते हैं। दूसरा, अच्छा अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, काम करने की कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाएगी। मतलब आप नंबर ऑफ यूनिट्स, जहां तुम पहले मान लो 10,000 यूनिट बना पाते थे, अब नई टेक्नोलॉजी लगाने से, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आप 10,000 की जगह सर मे बी 15,000, 20,000, 30,000 नेक्स्ट आगे आउटपुट कर सकते हैं। मतलब बड़े लेवल पे उत्पादन, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड सर हायर लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी होगी, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी लोगों की इनकम बढ़ेगी, इंप्लाइंग a rising demand for goods and services in the economy। और सर अगर डिमांड बढ़ेगी, काम किसने करना है, काम मशीन को भी रन किसने करना है, करना तो सर इनपुट किसने देनी है, देनी तो एम्प्लॉयज नहीं है। तो सर आप कैसे कह सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन होने से लोगों को काम से निकाला जाएगा? तो निकाला नहीं, उल्टा और हायर किया जाएगा। बिकॉज जहां तुम्हारा पहले लेवल ऑफ स्कोप, लेवल ऑफ आउटपुट पहले क्या था, कम था, अब वही लेवल ऑफ आउटपुट आपका नंबर ऑफ टाइम्स जब जाएगा, तो सर नेचुरली आपकी तो कैपेसिटी बचेगी, आप तो उल्टा और प्रोडक्शन करोगे। एंड जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतना कामकाज संभालने के लिए मैं अकेला तो नहीं सब कुछ कर पाऊंगा, उतना नेक्स्ट आगे लोगों को हायर किया जाएगा, रखा जाएगा। तो ये सर आपका सोचना गलत है कि मॉडर्नाइजेशन आने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बंद हो जाती है। बंद नहीं होती, उल्टा बढ़ती है। क्लियर? पढ़िए आगे। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड To expansion of employment opportunities, yes, however of late nature of growth process to take a dramatic turn, technology has emerged as the principal driver of growth process, and the nature of technology is such that it is substituting labor rather than supplementing। क्लियर? कंसिक्वेंटली इसको वर्ड हम क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। ये जो आपने ऊपर वर्ड पढ़ा, इसको वर्ड क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। ये अगेन दोबारा एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में भी आएगा। क्लियर? इसका मतलब पता क्या है, ग्रोथ भी करना बट साथ में क्या हो रही है, जॉबलेस। जॉबलेस मींस क्योंकि आपने तो मशीन लगाई, आपने तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये प्रोडक्शन इंक्रीज करी, आपने ये जो ग्रोथ करी, ये ग्रोथ कैसे करी सर, विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या आपने लोगों को काम पे लगाया? नहीं। कहीं ना कहीं देखो, सिंपल सी बात है सर, एक मशीन 10 बंदों का काम कर सकती है, तो मुझे 10 इंप्लॉयज रखने की क्या जरूरत है? जस्ट एक पर्सन चाहिए जो उसको क्या देगा, इनपुट देगा। बाकी काम तो सारा किसने करना है, मशीन ने करना है। तो क्या आपको कहीं ये नहीं लग रहा कि सर ग्रोथ तो है, क्यों, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, नई मशीनरी लगाई, इन्वेस्टमेंट हुई, ग्रोथ तो है,
बट सर ये कौन सी ग्रोथ है? जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि साथ ही साथ लोगों को काम से निकाला भी जा रहा है। देखो टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होती है, क्लियर, और टेक्नोलॉजी आज की डेट में जितना इंप्रूव होती जा रही है, ह्यूमन इंटरवेंशन उतनी ही क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्लियर? आप घर पे किचन अप्लायंसेस की बात कर लें, किसी भी सेक्टर में आप नॉर्मली ये बात कर लें, सर जितनी मशीनरी अपग्रेड हुई है, अपग्रेड होने का मतलब ही क्या है सर? पहले आपको ऐसा करना पड़ता था, अब ये भी करने की जरूरत नहीं। ये भी मशीनरी ऑटोमेटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली उठाएगी, सब कुछ अपने आप करेगी। तो सर और बढ़िया काम हो गया। दैट मीन्स क्या इसको ह्यूमन की नीड है? क्या इसको एम्प्लॉयज की नीड है? नहीं सर। तो जो मैंने पहले 10-10, 20-20 एम्प्लॉयज रखे हुए थे, अब जस्ट मेरे को 2 या 4 एम्प्लॉयज चाहिए सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। बाकी सारा काम किसने करना है? मशीन ने खुद ब खुद करना। आप जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखते हो जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो हर चीज पहले कहां से बनती थी? हाथ से बनती थी। अब वो सारी चीज किसने टेकअप कर ली? मशीनरी ने। सिर्फ लास्ट एक पॉइंट पे इनपुट डालनी है, इनपुट वहां से होती होती प्रोसेस के थ्रू इवन गुड्स पैक होकर अपने आप बाहर निकलेंगे। अब ये चीज देख, कितने लोग पहले इन्वॉल्व होते थे, अब वो सारी चेन क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। मेरे को इतने इंप्लॉयज रखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना बात? तो इसको वर्ड क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है, बट इंप्लॉयमेंट को साथ के साथ क्या किया जा रहा है? डाउन किया जा रहा है। जॉबलेस ग्रोथ इज इमर्जिंग टू बी चैलेंज फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द प्लानर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज thus even when modernization and employment generation were taken as a complementary objective under 5-year plan. yes The dichotomy between the two is an emerging challenge. but सर वही बात है, emerging challenge तो फिर भी still इनके hands में अभी भी रहा ही रहा। क्यों? एक तरफ आप चाहते हो कि तरक्की भी हो, नया नया कुछ इनोवेशन यहाँ पे आए, नए नए सोर्सेज आए, काम करने के तरीके बदलें। क्लियर? बट साथ के साथ सर ये भी तो देखो ना कि अगर ज्यादा तरक्की करोगे, अगर टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, तो वही लोगों के हाथ से जॉब भी तो जाएगी, काम भी तो जाएगा। हमें तो सिंपल पता है सर, आज की डेट में टेक्नोलॉजी के कारण, ये टेक्नोलॉजी के कारण मशीन, हमें तो सिंपल सी भाषा में ये लैंग्वेज। और जहां पे ये चीज हो रही है वो ग्रोथ, जहां पे मैन की जगह मशीन लगाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, प्रोडक्शन बढ़ाई गई, अनडाउटेडली अनडाउटेडली जीडीपी रेट बढ़ा, जीडीपी रेट अच्छा हुआ। बट साथ के साथ ये भी तो देखो ना, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल थे जो वर्किंग थे, वो तो काम से गए। इन लोगों का इनकम लेवल तो क्या हुआ? डाउन हुआ ना। ये फर्क है, ये फर्क है। अब जितने भी तुम्हारे ये फैमिली ओन्ड बिजनेस हैं, अपने अंबानी, अडानी, टाटास, बिरलास, जितने भी बड़े बड़े हाउसेज हैं, इनके पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैपिटल। कैपिटल। दूसरा लिंक्स। इतना ज्यादा अपने आप को ये डेवलप कर चुके, बना चुके, कि इनको सर इंप्लॉयज की जरूरत ही नहीं है। इनका जो भी इंडस्ट्री लगेगी, जो भी काम लगेगा, वो पहले दिन से ही क्या होगा? मॉडर्नाइज्ड। अगर आप काम पे नहीं भी आओगे तो कोई इश्यू थोड़ी है सर। और जिसके कारण डे बाय डे नेक्स्ट ऑन क्या करते जा रहे हैं? तरक्की करते जा रहे हैं, नई नई मशीनरीज लगाकर। क्योंकि सारा काम किसने करना है? मशीनरी ने करना है, आपने थोड़ी करना। हमने तो जस्ट क्या करनी है? उसकी सुपरविजन करनी है कि मशीनरी ठीक चल रही है, मशीनरी को इनपुट सही दी गई, कहीं मशीनरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं मशीनरी का ब्रेकडाउन तो नहीं। काम तुमने तो नहीं करना, काम किसने करना है? आपका काम तो क्या है? इंस्पेक्शन करना, डिफेक्टिव पीस बाहर निकालना, दैट्स इट। बाकी सारा काम क्या हो चुका? ऑटोमेटेड हो चुका। अब नॉर्मली हम लोग ये यूट्यूब पे देखते ही हैं, कोई बड़े बड़े प्लांट्स दिखा रहे होते हैं, अमूल वालों का प्लांट, कुरकुरे वालों का प्लांट, वो शुरू से लेकर एंड तक कहां से वो चीज चली, कहां तक, इवन पैक्ड फॉर्म में लास्ट तक। ये मान लो एक वो स्टार्टिंग में पर्सन है, एक मिड में पर्सन है, एक लास्ट में पर्सन है, बाकी सारी लेबर गई। नो डाउट ग्रोथ हुई, मॉडर्नाइजेशन के कारण हुई, बट क्या इंप्लॉयमेंट जनरेशन हुई? क्या लोगों को काम मिला? तो स्टिल सर, स्टिल। इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री भी कहा जाता है एंड कॉन्ट्राडिक्टरी भी कहा जाता है। क्लियर? यस प्लीज। हाउएवर, पढ़िए। modernization in the context of the Golok plan in India was assigned as a सोशल एंगल एज वेल। कहते वही थोड़ा है कि मॉडर्नाइजेशन मतलब सिर्फ अपनी अपनी तरक्की देखो,
साथ में एज अ सोशल एंगल तो भी देखो। कहते सर व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एंगल? सर मॉडर्नाइजेशन होने से कहीं ये मत हो जाए कि वही बात है ना, तुम्हारी सारी लेबर इंटेंसिव जो अच्छी खासी कंपनीज आपकी लेबर से काम लेती थी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई? मशीन में। नो डाउट तरक्की हुई, तरक्की हुई, बट सर एक चीज देखो ना, यहां पे अगर 1000 इंप्लॉइज काम करते थे तो मशीन के आने से सिर्फ 100 बंदा काम करता है, सिर्फ 100% इनको चाहिए कंपनी को, बाकी 900% ये तो अनएम्प्लॉयड हुआ ना, ये तो सर अनएम्प्लॉयड हुआ, इनको तो काम से निकाला जाएगा। अब क्या अगर सोशली पॉइंट से देखा जाए, सोशली पॉइंट से क्या इकोनॉमिकली अच्छा है? इकोनॉमिकली अच्छा है क्योंकि तुमने जीडीपी रेट में क्या करा? कंट्रीब्यूट करा। क्या सोशली ये बात सही है? सोशली तो सर गलत है ना। एक मशीन के आने से कितने लोगों का रोजगार, कितने लोगों की घर की रोटी बननी बंद हो जाएगी, आप ये चीज देखिए। हम नहीं चाहते सर ऐसा कुछ हो। आगे पढ़िए। द प्लानर्स वर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट कन्वेंशनल विजडम क्लियर मस्ट गिव वे टू द मॉडर्न आउटलुक, दैट इज इट इंक्लूड्स इश्यूज लाइक, पढ़िए, empowerment of women so that like men they also could participate in the process of production and contribute to the process of economic and social prosperity। हम तो चाहते हैं कि सर जैसे मेल वर्कर काम करता है, मेन काम करता है, तो विमेन भी काम करें, फीमेल्स भी काम करें। हमारे लिए तो सर ऐसी कोई पार्टीशन है ही नहीं कि सिर्फ घर का मेल पर्सन ही काम करेगा, फीमेल को तो अलाउड ही नहीं। ये सर सोशल बैकवर्डनेस है, ये आज की डेट में सोशल बैकवर्डनेस है, जहां पे कुछ फैमिलीज होती हैं, आज भी लोगों की सोच है कि हमने घर से बाहर नहीं भेजना, ठीक है ना, कि वो सिर्फ घर पे ही रहें, घर का ही काम करें। ये सोशल बैकवर्डनेस है। बट सर आज की डेट में बहुत सारी अपडेशन हो चुकी हैं, लोग नॉलेजेबल हो चुके हैं, क्लियर, हर पर्सन अपनी एजुकेशन का प्रॉपर बेनिफिट ले रहा है। तो सर अल्टीमेटली मॉडर्नाइजेशन इज अ गुड थिंग जो हर 5 ईयर प्लान के अंदर रहेगा ही रहेगा, ये कॉमन हो। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। यस, self-sufficiency. Self-reliance means the state of non-independence ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर दी, किसके लिए? फाइनेंशियल रिसोर्स। कहते सर अगर देखो सिंपल सी बात, हम तो उस कंट्री को अच्छा मानते जिस कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने हैं, छोटी छोटी बात के लिए उनको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, फिर तो सर वो देखो कंट्री अपने आप में स्ट्रांग है। अगर जरा सी कोई दिक्कत आ जाए, छोटी छोटी बातों के लिए इनको लोन लेने पड़ रहे हैं दूसरी कंट्री से, दूसरी लोगों से फाइनेंसिंग लेनी पड़ रही है, फिर उस कंट्री का कोई फायदा नहीं। कम से कम सेल्फ सफिशिएंट तो हो जाओ, सेल्फ रिलायंट तो हो जाओ कि सर हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं, हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि हम खुद की अपनी कंट्री चला सकते हैं। क्लियर? आगे सेल्फ सफिशिएंसी to the state of non-independence upon rest of the world to बिल्कुल एसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मैं साइड पे यहाँ पे 2 वर्ड लिख रहा हूँ। पहला वर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सप्लाईज को लेकर, अगर तो सर अगर तो इन दो के लिए अगर आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि हमें किसी से ना तो कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज मांगने की जरूरत, ना कोई एसेंशियल सप्लाईज मांगने की जरूरत, फिर तो सर आपकी जो कंट्री है वो अपने आप में क्या है? सेल्फ रिलायंट प्लस सेल्फ सफिशिएंट। और ये एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जिनके इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स ज्यादा, कि हम ऐसे हैं जो दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, ना कि उनसे सपोर्ट लेते। नहीं अगला क्या ताना मारता है जी, वो उनके पास तो अपना खाने का भी नहीं है और वो बातें करते हैं जी बड़ी बड़ी कि वो तो सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है, वो तो खुद का भी गुजारा नहीं कर सकते। हैं ऐसी कंट्रीज, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के पीछे इतने बुरे हालात हुए थे, अभी भी उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है अल्टीमेटली, कि सर आप उनको वर्ड क्या बोलते हैं? दे आर नॉट सेल्फ रिलायंट, दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, कि वो खुद का भी गुजारा नहीं कर सकते, किसी दूसरे का तो क्या करेंगे? कल को किसी दूसरी कंट्री की मदद तो क्या करेंगे? समझ गए ना बात? अब अपन नहीं कहते आप किसी की अगर मदद कर सकते हैं, अगर मदद मैं तभी कर पा रहा हूं ना अगर मैं सेल्फ सफिशिएंट, अगर मैं सेल्फ रिलायंट। अब मैं कह रहा हूं जी मैं तेरी मदद कर दूंगा किसी से पैसे आगे मांग के, तो भाई ऐसी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं। तो हम जब कहते हैं कि हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे ना तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए और ना ही एसेंशियल सप्लाईज के लिए हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वी आर सेल्फ सफिशिएंट।
ऐसी ऐसी दुनिया लेकर आओ, ऐसी नौबत लेकर आओ कि भारत ये कह सके कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, कि अगर सर लेट इट बी, कुछ भी कोई गलत होता भी है, कोई ऐसी हैपनिंग्स होती हैं, तो भारत को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। भारत के पास अपने रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास अपनी एसेंशियल सप्लाईज हैं। आपको चाहिए तो बताओ, ये कहने की आप नौबत लेकर आओ, ना कि सर कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ गलत हो गया तो हम कैसे संभालेंगे, हमारे पास तो यही नहीं है। ये सारे थिंग्स पढ़िए आगे। दिस ट्विन गोल of self-reliance reliance and self sufficiency was accorded a high priority during the first 7 plans. बिल्कुल सर, जितने फर्स्ट 7 प्लान्स, 5-5 साल वाले ये 7 प्लान बनाएंगे ना, इन 7 प्लान्स के अंदर ये ट्विन गोल को सबसे प्रायोरिटी थी। क्यों? जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुए, रिलीज हुए, इंडिपेंडेंट हुए, हमारे पास क्या नहीं थे, रिसोर्सेस। तो हमने सबसे पहले अपने आप को क्या करवाया, सेल्फ रिलायंट करवाया, सेल्फ सफिशिएंट करवाया, कि नहीं सर अपनी पोजीशन सुधारो, हर बार अच्छी बात नहीं है दूसरों से मांग कर खाना। क्लियर? अपने आप को इतना काबिल करो, अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट करो कि किसी से मांगने की आपको जरूरत ना। तो ये फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स के अंदर आपकी क्या रही है, मोस्ट प्रायोरिटी रही है। आगे नेक्स्ट इज The basic idea was not to be exposed Indian economy to political pressures from the rest of the world simply because we are dependent upon them for the supply of essential goods। और सर आप ये मत समझिए कि हम अपने आप को दूसरी कंट्रियों से बचा रहे हैं, बचा नहीं रहे, हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्लियर? आपको शायद माइंड में गलत लग रहा होगा कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि शायद आप पॉलिटिकल प्रेशर नहीं चाहते, कि किसी तरह का दबाव आपके ऊपर बनाया जाए। सर वो सेकेंडरी थिंग है, मेन मोटिव जस्ट हमारा ये है कि जो हम पहले कहलाए जाते थे कि आप हमारे पे डिपेंडेंट हैं, इंडिया यूएसए पे डिपेंडेंट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट है, तो ये टैग हटाने के लिए सबसे पहला कॉमन गोल के अंदर जो रखा गया वो क्या था, सेल्फ रिलायंट करना, अपने आप को काबिल बनाना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, नॉट डिपेंडेंट। क्लियर? अब जैसे नॉर्मली मैं इवन स्टूडेंट लाइफ में भी नॉर्मली बात करता हूं कि जैसे आप लोग अपने व्हीकल्स यूज करते हैं, क्लियर, बहुत अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल खुद रखते हैं, कहीं भी आना जाना जहां भी है, आप कम से कम डिपेंडेंट तो नहीं है। डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ सर, जब मेरे को कुछ आता तो है नहीं, मेरे को व्हीकल चलाना नहीं आता, या मेरे को घर वाले देते नहीं है, या वट एवर द सीन, बट इतना पता सर यू आर डिपेंडेंट। जब तक कोई पर्सन आपके पास नहीं आएगा आप नेक्स्ट आगे अपने काम नहीं कर पाओगे, दिस इज द थिंग। बट अगर आपको अपना ऑन व्हीकल आता है, चलाना आता है, यू आर एलिजिबल हैं, तो बढ़िया बात है सर, आप जब मर्जी बिना चाहे किसी की वेट करे, आपको जब जाना है जब आना है, कम से कम डिपेंडेंट होके तो नहीं बैठ गए। क्योंकि जहां वर्ड आता है ना डिपेंडेंट, कि आप किसी पे निर्भर करते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, तो जब तक वो पर्सन अप्रूवल नहीं देगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट जब आप हो जाते हैं इंडिपेंडेंट कि मेरा किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं अपना खुद देखूंगा, तो सर देन आप क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ऐसा ही हमारी कंट्री ने उस टाइम सोचा। हमारे स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमारा सबसे मेन अहम गोल जो रखा गया वो क्या रखा था, सेल्फ रिलायंट करना, सेल्फ सफिशिएंट करना, कि किसी से मांगना बंद करो, अपना खुद का ही क्रिएट। आगे नेक्स्ट इज सर, इट हैपेंड in 1965 when USA threatened to stop export of goods grains to India if it did not stop the then war with Pakistan। जैसे ये धमकियां देते हैं कि अगर आपने 1965 की जो हमारी लड़ाई हुई थी विद पाकिस्तान, क्लियर, उस टाइम पे यूएसए ने हमें धमकी दी थी। किस बात की धमकी दी थी? कि अगर आप लोगों ने ये वॉर बंद ना करी तो हम इंडिया में फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर देख लेना आपकी कंट्री के लोग क्या मरेंगे, भूखे मरेंगे। इंडिया डर गया। किस बात के लिए? कि भाई बात भी सही है, क्योंकि हम उस टाइम पे डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, तो हमें वो बात माननी पड़ी। देख आ गया ना, अगर तुम उस टाइम पे क्या होते, सेल्फ सफिशिएंट होते, सेल्फ रिलायंट होते, क्या यूएसए तुम्हारे पे फोर्सफुली कुछ कर पाता?
अल्लाह कहता नहीं देना तो ना दे यार, हमारे पास पहले ही बहुत पड़ा है, बट होना भी तो चाहिए ना। वही तो है, कहते सर अपने आप को इतना काबिल करो, अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, किसी से मांगना ही क्यों है, किसी से मांगने की जरूरत ही क्यों पड़े। आप अपने आप का क्रिएट करो, आप अपनी एक सेल्फ स्टैंडिंग क्रिएट करो। लाइक कोई दूसरा पर्सन तेरे को कुछ बोलकर दिखाए, कोई भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अपा कहते नहीं तुम्हारा थोड़ी खा रहा हूं, अपने किसी का थोड़ी है जो मांग के ले रहा हूं। आगे चल, इंडिया वांटेड टू बी self-sufficient in food grain production to avoid the uncertainty of supplies from the rest of the world, और इसीलिए यहां से जरूरत निकल कर आई कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होने की क्यों जरूरत थी। पढ़िए, it was necessary for India achieve self-sufficient food grain production, otherwise we had to yield to USA for the imports of क्या food grains on the specified terms and condition, जो हमें क्या करती थी, अच्छा वर्ड है, अंडरमाइन आवर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। फिर तो एक चीज है ना, जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो पर्सन आपके ऊपर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, फिर तो आपको उसकी हर बात माननी पड़ेगी। जब यूएसए से तुम मांग मांग कर खाते थे, यूएसए से आप लोग फूड ग्रेन्स को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो नेचुरली सर आपके इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर किसका प्रेशर आएगा, यूएसए का आएगा, फिर तो आपको बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, लाचार हो, डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, तो यूएसए जो चाहेगा वो तुमसे करवाएगा। अगर तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते, तुम्हारे पास अपना ही अनाज इतना होता कि दूसरों से मांगने की जरूरत ही ना पड़ती, यूएसए सर खड़के दिखाता, यूएसए कुछ करके दिखाता, मतलब ही नहीं। हम भी तो मजबूर थे, हम भी तो मजबूर थे। आगे बढ़, एग्जाम्पल, इंडिया वॉज पेस्टर्ड to end war with Pakistan 1965 for the favor of food grain supplies from USA। साफ क्लियर धमकी थी, वॉर बंद कर दो तो इंडिया को इंपोर्ट करेंगे, तो इंडिया को भेजेंगे, अदरवाइज हमने फूड ग्रेन्स देने क्या कर देने, बंद कर देने। अब नेचुरली सर फिर जिसके पास चीज ज्यादा होती है, नखरा तो वो करेगा ही करेगा, नखरा तो वो करेगा ही करेगा। एंड मोस्टली अभी भी पाकिस्तान को बहुत सारी फंडिंग कहां से मिलती है, यूएसए से मिलती है। किस बात को लेकर सर, इंडिया एंड पाकिस्तान को उलझाए रखने के, किस बात के लिए कि सर अल्टीमेटली इन दोनों को क्या करते रहो सर, मिक्सअप करते रहो, क्लियर, आप आपस में लड़ते रहो और हम लोग नेक्स्ट आके क्या करते रहे, तरक्की, क्योंकि आपका माइंड तो कहाँ रहेगा, वही है ना कि बस पाकिस्तान से बदला ले, वो अपने पे हम उन पे, और इस चीज का फायदा कौन ले रहा है, यूएस, ये तेरे सामने। अदरवाइज ये प्योर ले, इस एग्जांपल के अंदर कौन किसकी फेवर ले रहा है, यूएसए किसकी फेवर ले रहा है, प्योर पाकिस्तान की फेवर ले रहा है, कि आप यहाँ पे क्या करें, बंद करें वो। आगे चलो ये तो सर थर्ड था। एक अच्छा पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी का मतलब क्या होता है, जस्टिस काइंड ऑफ, क्लियर, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या मैंने वर्ड यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा, वर्ड क्या यूज किया गया, इक्विटेबल। क्या मैंने ये कहा कि लेट इट बी सर, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाते हैं तो जितनी भी पॉपुलेशन है सबको इक्वल बांटो, इक्वल, जो जितने काबिल है, जो पर्सन जितनी कैपेबिलिटी रखता है, जितनी क्वालिफिकेशन रखता है, जितनी एलिजिबिलिटी रखता है, उतने बराबर की उसको क्या मिलनी चाहिए, उसकी अर्निंग होनी चाहिए, इक्वल थोड़ी। फिर तो सर अल्टीमेटली रिच पुअर के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। ये डिफरेंस किस कारण है, ये डिफरेंस किस कारण है, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे क्या फॉलो की जाती है, इक्विटेबल, जो जिस काबिल है उसको उतने बराबर क्या, हाँ उतने बराबर जरूर मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं। पढ़ो, इकोनॉमिक ग्रोथ would become a meaningless exercise if benefits of growth excuse to only accrue to only a handful of a people in the society। जैसे आज की डेट में बोलते हैं कि सर ये कुल मिला के 15-20 घराने हैं, अंबानीज, अडानीज, टाटास, बिरलास, बड़े बड़े जितने भी हैं, कुल मिला के इंडिया का प्रॉफिट तो सारा किनके पास है, इनके पास है। हमारे जैसे लोगों के पास कितने की इनकम है सर, कितना का लेवल है, कितना का लेवल है। क्यों हमें क्या दिख रहा है कि पावर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स है। ये जितनी बिजनेस है ये सारे के सारे किसके हाथ में है, फ्यू हैंड्स। आप देखना आने वाले 5 साल में ये कंपनीज अपने आप में बहुत रेज करेंगी, क्लियर। रेज करने का मतलब क्या है, नए से नए टाई अप, नए से नए, आगे से आगे क्या करते जा रहे हैं, टाई अप करते जा रहे हैं,
एक्वायर करते जा रहे हैं, पता लगेगा इस कंपनी को भी रिलायंस ने खरीद लिया, इस कंपनी को भी इसने टेकअप कर लिया, अब ये भी इनके अंडर आ गया। अच्छे अच्छे ब्रांड नहीं छोड़ रही है सर, कैपिटल है ये, कैपिटल है, फिर बड़ी शार्क तो नेचुरली छोटों को तो खाएगी खाएगी, वो हिसाब है। अब कुल मिला के यही बात तो आ रही कि इंडिया में सर क्या कोई इक्विटी है, क्या कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नाम की चीज है या नहीं? क्लियर, क्योंकि हमें तो क्या लग रहा है कि सारा का सारा बेनिफिट किसको एक्रू हो रहा है, रिच क्लास को हो रहा है, गरीबों को तो कुछ मिल नहीं रहा। वही बात है ना, रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर, ये होता जा रहा है। आगे चलिए, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली। नंबर 1, ग्रोथ सर्व्स virtually not purpose in a society where rich tend to become richer and the poor continue to struggle even for the essentials of the life। अब देखो जी, जो तो कमा रहा है, जैसे आप लोग भी एग्जांपल देखते होंगे, जिनके पास तो जी पैसा गिर रहा है, तो बस भरा पड़ा है जी पैसा, ये मान लो, जिसको हिसाब भी नहीं है कि अल्टीमेटली कितना पैसा है। और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को अपनी लाइफ की बेसिक एलिमेंट्स भी, एसेंशियल्स भी पूरी नहीं हो पा रही। आप इसको कैसे कैसे मेजर कर सकते हो कि जीडीपी रेट बढ़ने से इंडिया में वेलफेयर हो ही रहा है? मैं तो नहीं कह सकता सर, ये तो वो बात हो गई कि अल्टीमेटली रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर। जिसको तो पैसा मिल रहा है बहुत ही नाजायज मिल रहा है, और जिसको मिल नहीं रहा उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। वो बेचारा ऐसा है, वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है, जिसको अपनी एसेंशियल्स पूरी करने के लिए भी, गुजारा करने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे कमाने पड़ते हैं। आगे, benefits of growth must be spread across all हाँ, section of the society so that the distribution of income becomes क्या होनी चाहिए, इक्विटेबल। हमारा मोटिव तो सर ये, हमारा मोटिव तो ये है, हम चाहते हैं कि ग्रोथ का जो बेनिफिट है ना, वो सिर्फ फ्यू हैंड्स में नहीं, सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया सबको मिलना चाहिए। और मैं इक्वल वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं वर्ड यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, इक्विटेबल। जो जिस काबिल है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए, जो जितने जैसा है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बराबर बांटो, बराबर मत बांटो, बट जिसका जो है उतना तो बांटो। आगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of income implies social equality, and this was one of the principal objective or goals of planning। ये तो सर हमारा रहा ही रहा है। And the planners in India stress the point that every citizen of the country must be able, हमारा देखो जी मेन फोकस ये है कि हमारे इंडिया का हर पर्सन अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, बिसाइड्स इसके साथ में 2 वर्ड और जुड़ चुके हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ, कम से कम इतना गुजारा तो कर पाए, इतना तो वो ले पाए, तब हम मानेंगे कि हाँ सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सर जीडीपी रेट के बढ़ने से मतलब इंडिया तरक्की कर रहा है। अदरवाइज अगर तेरा जीडीपी रेट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इट डजंट मीन कि वहां पे वेलफेयर हो रहा होगा। जरूरी नहीं है सर कि बढ़ता जीडीपी रेट को देखते हुए आप हमेशा क्या कहें, यस इट इज अ साइन ऑफ वेलफेयर। नहीं सर, तेरे सामने एग्जांपल्स पड़ी। अब इस जीडीपी रेट को बढ़ाने में तो हाथ किसका था मेन, तेरे कुछ हाउसेस का, फैमिली हाउसेस का, जो बड़े बड़े घराने। बाकी कहां पे है सर, बाकी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। ये चीज नेक्स्ट इज, अब यहां पे वही बात आएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल के अंदर क्या है, ये कॉमन कई बार पेपर में आ चुका है, पढ़िए जी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन every individual in the society get the same shares of कंट्रीज नेशनल इनकम। इक्वल का मतलब तो यही है कि सबको क्या मिलना चाहिए, बराबर बराबर मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। बट इट वुड इम्प्लाई अ सिचुएशन व्हेन अ डॉक्टर गेट्स द सेम सैलरी जो क्लर्क को मिल रही है इन द हॉस्पिटल। नो सोसाइटी वुड एवर सीक अ सिचुएशन लाइक दिस, और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर तो मैं और मेरा सर्वेंट एक बराबर, क्योंकि आपने तो क्या कहा अभी, कंट्री की नेशनल इनकम को इक्वली बांटो। बट सर इक्वली कैसे बांट दोगे, अरे मेरी क्वालिफिकेशन क्या, उसकी क्वालिफिकेशन क्या, ये भी तो देखो ना, एजुकेशन लेवल, स्टेटस लेवल, डेजिग्नेशन लेवल, कितना फर्क है। आप उसको मेरे बराबर भी कैसे बिठा दोगे, ये बताओ। क्यों सर, उसका बनता ही नहीं। मैंने इक्वल वर्ड इसीलिए यूज नहीं करा कि सेम शेयर देने की बात नहीं कर रहा, जिसका जितना बनता है, कैपेबल, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग को, उसके अकॉर्डिंग। पढ़िए सर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू व्हेन the difference in income are allowed but only with certain limits। yes sir, डिफरेंस होना जरूरी है, इनकम के अंदर वाकई डिफरेंस होना चाहिए। यस पढ़िए, these differences are socially
unwanted हाँ and are to be proportionate and the difference in the qualification and skills different बिल्कुल सर, एंड टू बी प्रोपोर्शनेट टू द क्या लिखा हुआ है, डिफरेंसेस इन द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। ये थोड़ी कि गधा घोड़ा एक बराबर कर दो, हमने तो कभी नहीं कहा सर। फिर तो वही बात होगी ना कि डॉक्टर एंड जो उसके पीएन है, आप उनकी सैलरी इक्वल कर, सॉरी इक्वल कैसे हो जाएंगी, डॉक्टर का डेजिग्नेशन क्या, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, डॉक्टर की एजुकेशन क्या, और वो पर्सन की क्या। हाँ, जिसका जितना बनता है आप उतना उसको पे आउट करें उसके लेवल के अकॉर्डिंग, बट ये तो नहीं कहा सेम लेवल कर दो, लेवल तो डिफरेंट रहेंगे, लेवल तो डिफरेंट रहेंगे। आगे नेक्स्ट इज इक्विटी। अच्छा सॉरी, व्हेन अ डॉक्टर गेट्स 50,000 to perform a surgery lasting for 1 hour, while on the other hand a factory worker gets 50,000 for the entire year working 8 hours a day. The difference in income is so too large to be socially justified. Such difference must be क्या होने चाहिए, corrected होने चाहिए naturally। हम तो बस ये चाहते हैं कि ये जो गैप है, ये जो गैप है जो आपने कहा कि ठीक है सर रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंस तो रहेगा, हम तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, करो करो, बट ये जो गैप है ना, कहां तो वो 50,000 एक घंटे में कमा रहा है डॉक्टर, और कहां वो तेरा एक मजदूर 50,000 पूरे साल का कमा रहा है 8 घंटे डेली काम करके। ये तो सर कहीं ना कहीं बहुत गलत है। किस बात के लिए गलत हुआ, वो बंदा जी एक साल में 50,000 कमा रहा है, वो भी 8 घंटे काम करके, और वही डॉक्टर एक घंटे में 50,000 कमा रहा है। कहीं ना कहीं तो लेवल डाउन ही है, बहुत लेवल डाउन है ना। बस ये चीज नहीं होनी चाहिए, बस या फिर जस्टिफाइड होना चाहिए, या फिर जस्टिफाइड होना। हाँ सर बिल्कुल, डॉक्टर की मेहनत देखो जी, डॉक्टर काम भी तो कितना बड़ा कर रहा है। आगे चल, इक्विटी in the terms of equitable distribution of income. हाँ, Implies that income, economic growth is related to social justice. हम तो बस ये चाहते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सोशल जस्टिस के साथ क्या करे, रिलेट करे, कि जो भी आप लोग पे आउट करें, जो भी आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करें एक सोशल वेलफेयर के साथ, ऐसा भी ना हो कि मतलब प्योरली पैसा। यस, इट इज ओनली व्हेन economic growth is related to the social justice with the growth हाँ, is converted into the development planning in India focus on growth with social। ये तो आपने स्टार्टिंग से ही रीड आउट करा था कि हमारा मोटिव इंडिया में है ही क्या, ग्रोथ विद सोशल, क्योंकि हम तो दोनों चाहते हैं ना। हम तो चाहते हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी का रूल था, मिक्स्ड इकोनॉमी भी क्या चाहती है, यही तो चाहती है ग्रोथ भी होती रहे, सोशल जस्टिस भी होता रहे। हम तो कभी नहीं चाहते कि सिर्फ फ्यू हैंड्स ही अर्न करें, सिर्फ वही पैसा कमाए और कोई कमाए ही ना। हम चाहते हैं सबको मौका मिले, हर पर्सन अपना इनकम क्या कर सके, अर्न कर सके। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स एंड मीन्स आवर प्लानर्स हैव बीन redefining the relative significance of the different objective from plan to plan। मतलब कोशिश करते जा रहे हैं, नए नए प्लान्स के अंदर नए नए ऑब्जेक्टिव आते जा रहे हैं, बट ये तेरे ये चार जो बेसिकली आप लोगों ने पॉइंट्स रीड आउट किए तो कॉमन है, ये कॉमन है। फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, नंबर 3 सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट, एंड नंबर 4 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ग्रोथ। क्लियर? तो सर अब ये बताओ, चलो ये तो छोड़ो, इसमें तो क्या ही रीड करना कि आपके एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमें ये बताओ जितने भी गोल्स आप लोगों ने बनाए एंड अब तक आप कितनी 5 ईयर प्लानिंग कर चुके हैं, क्या तुम लोगों ने कोई अचीवमेंट पाई, क्या कोई रिजल्ट्स मिले, क्या कोई पॉजिटिविटी मिली? पढ़िए जी। द सिलेबस रिस्ट्रिक्ट्स the student of achievement of goal planning during the period 1999 to 1990, मतलब 40 साल 40 years। yes, when the first 5-year plan were concluded, this text offers sector-wise description of the achievements in the next chapter devoted to the agriculture, industry and trade। और सर कहते हैं आपने आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ना ही क्या है, यही 40 साल तो पढ़ने हैं। मैं आपको जैसे पहले बता चुका था हमारे स्टार्टिंग के सिलेबस में से। अब नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक आप लोगों का जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपने ये 40 साल की कहानी ही तो पढ़नी है कि ईयर बाय ईयर जो 5 ईयर प्लान्स आप लोग बनाते गए, उन 5 ईयर प्लान्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या पॉजिटिविटी आप लोगों ने ली, वही चीज तो हम लोगों ने पढ़नी है यहाँ। आगे चल। यस, हाउएवर the word I view a brief description of the achievement is presented in terms of the following observation। बाकी सर ऐसा है जब पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे, कुछ हल्की सी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। क्लियर? भी एक बार पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट
40 इयर्स के अंदर जब आपके फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, तो उन 5 ईयर प्लान्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या पॉजिटिविटी आप लोगों को मिली? यस करण पढ़ो। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ऑल्दो Also, for most of the plans, India failed to achieve the targeted rate of growth. बिल्कुल, देखो स्टार्टिंग में तो आपको ही पता है कि जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए उनमें से काफी तो सर आपके मतलब फेल हुए हैं। स्टार्टिंग में तो काफी फेल गए, क्लियर, कि आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। यस, इट वाज successful in breaking the deadlock of economic stagnation that it had experienced at the time of independence। मतलब एक पॉजिटिविटी क्या, आप लोगों ने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को तोड़ा। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो आप कहते हैं ना कि आपकी इकोनॉमी कौन सी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, उस स्टैग्नेंट, उस रुकी हुई ग्रोथ को आप लोगों ने क्या करा, तोड़ा। दैट मींस अब आप थोड़ा डे बाय डे क्या कर रहे थे, राइज कर रहे थे, कम से कम कर तो रहे थे। आगे, यस, प्रायर टू द प्लानिंग हमारी नेशनल इनकम इंडिया में सर इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम, बट सर बाय द एंड ऑफ 7th प्लान हमारी 5%, 5.8% के हिसाब से एनुअल इंक्रीमेंट आपका लगता गया। फिर तो सर बहुत तरक्की कर ली। पहले आपका ग्रोथ रेट कितना था, 0.5%, अब ग्रोथ रेट कितना है सर आपका 10 टाइम्स मिनिमम हो चुका। तब से लेके अब तक तो आपकी नेशनल इनकम बहुत इंक्रीज हो चुकी सर। आगे, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, और सर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये 40 साल में ये जो 7 5 ईयर प्लान्स थे 1950 से लेके 1990 तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत इंप्रूव करा। पढ़िए, 5 ईयर प्लान्स 5-year plans contributed to the development of agriculture in 2 ways: through land reforms and through improvement in बिल्कुल, लैंड रिफॉर्म्स एंड थ्रू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स focused on the stabilization of intermediate। बिल्कुल, आपने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सर एक तो इंटरमीडिएरीज बहुत तंग करते हैं, वो तेरा जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आते सार ही ये जो है ना तेरे लैंड रिफॉर्म्स, ये वाले ये सब कुछ आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। यहाँ तो जस्ट एक ब्रीफिंग है, यहाँ तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अभी पढ़ने लगे हो ना कि अचीवमेंट ऑफ गोल, तो बता दो सर। कहते हैं हाँ सर हमने वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू तुम्हारा सबसे पहले तो वो इंटरमीडिएरी सिस्टम जो था, जमींदारी सिस्टम जो था, हमने उसको ब्रेक करा, उसको खत्म करा। आगे चल, यस, बिटवीन द स्टेट एंड द टीलर ऑफ द सॉइल व्हाइल टेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑन, और उधर से हमने फोकस किस पे किया, HYP, दैट इज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्लियर, पढ़िए, ओइंग टू दीज रिफॉर्म्स there was a revolutionary rise in agriculture output एंड प्रोडक्टिविटी, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपने नंबर ऑफ टाइम सुना भी है, आगे पढ़ेंगे भी। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी ने फूड ग्रेन्स के अंदर वाज द हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज। तो आपको सर कहते दिक्कत नहीं है किसी बात को ये शर्माते हुए कहने हुए क्या कि इन 40 साल में आपने एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स किए तेरे सामने, जो प्रूवन रहे अपने आप में कि वाकई में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। यस प्लीज, नेक्स्ट आगे, ग्रोथ एंड, एक एक करके तेरे सारे पॉइंट्स दोबारा आएंगे। अब पहला नेशनल इनकम, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा इंडस्ट्री को लेकर, और तुमने क्या पॉइंट लिए, यही तो तेरे गोल्स थे। क्लियर, पढ़िए, 5 ईयर प्लान्स gave a big push to the basic and capital goods industries जैसे आयरन, स्टील, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। यस, ऑल्सो also consumer goods industries have सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव। सर मतलब वही ना, आपने एक तरफ कहा नहीं कि मॉडर्नाइजेशन करो, मॉडर्नाइजेशन के कारण ही तो ये कुछ हुआ था, ये आप लोगों की तरक्की हुई थी। क्लियर, बाय द एंड ऑफ 1990 इंडियन इकोनॉमी हैड अचीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ एन इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और अच्छा खासा नाम हमारा बन चुका था 1990 तक इंडस्ट्री सेक्टर में, कि मतलब इंडिया में भी काफी सारी इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर। यस, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल। अच्छा, इकोनॉमिक में वर्ड आते हैं 3, PTC, दैट इज पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और सोशल के अंदर, और दूसरा हेल्थ मेन। क्लियर, तो इन 5 पॉइंट्स को लेकर कि सर आपने गोल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या करा, बिल्डअप करा। अनडाउटेडली सर 40 साल में कुछ तो करा ना, हमने अपना पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एरिया वो भी अच्छा बनाया, डे बाय डे एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स करी। पढ़िए,
means of transport, and communication, irrigation facilities, and power generation capacity. banking and insurance facilities are the key elements of economic infrastructure. Yes, during the period this economic infrastructure has recorded a significant growth. Yes, Indian Railways had achieved the distinction of largest network in the country generating opportunities of employment. वही सही बात है। अब रेलवे में इन्होंने कितना कुछ अचीव करा। माना रेलवेज को किसने लॉन्च करा था, ब्रिटिशर्स ने करा था, बट उसको नेक्स्ट आगे मेंटेन तो हम लोग ही कर रहे हैं। नए नए नेक्स्ट लेवल की इंप्रूवमेंट, नया लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना। आजकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आप लोगों ने बनाई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा, तरक्की तो हो रही है ना, तरक्की तो डे बाय डे कर ही रहे हो ना। आगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस प्लीज। एजुकेशनल फैसिलिटीज, जो कि अपने आप में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के की पैरामीटर्स हैं, वर आल्सो बूस्टेड। इट वाज ओइंग टू द एक्सपेंशन ऑफ क्या, हेल्थ फैसिलिटीज, दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द डेथ रेट। आपने वो पढ़ा था स्टार्टिंग चैप्टर 1 में कि स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के टाइम आपका डेथ रेट बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि सर कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं, हमें पता भी नहीं होता था क्या बीमारी चल रही है क्या नहीं चल रही है। जब पता लगता था, डायग्नोज होती थी, तब तक तो बहुत देर हो जाती थी। बट अब सर बहुत इंप्रूव हो चुका, जल्दी बस डायग्नोज जल्दी हो जाए, देन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लोगों को मिल सकता है, उस बीमारी से आपको बचाया जा सकता है। क्लियर? मतलब डेथ रेट पहले से बहुत क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। वो तो सर वही है ना, साइंस जितनी तरक्की करेगी, मेडिसिन उतनी बनती जाएंगी, एंड आप लोगों को क्योर मिलता जाएगा। नेक्स्ट आगे, एंड सिग्निफिकेंट राइज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि पहले के टाइम पे बहुत कम थी। आई थिंक सो 32 इयर्स चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने रीड आउट किया था। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, वही है ना सर, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चली, ये भी तो है। अब आपने 5 ईयर प्लान्स बनाए, नेचुरली फॉरेन ट्रेड जो आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, बिल्कुल डेड था। ये जिसको तुम वर्ड बोलते थे कि इंपोर्ट्स ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे, वो सिचुएशन को आपने बहुत इंप्रूव करा। पढ़िए, ड्यूरिंग द ईयर दिस, during the period 1950 to 91 there was considerable change in the कंसीडरेबल मतलब अच्छा खासा चेंज सर, जिसको मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा, 41 साल में 41 इयर्स के अंदर आपको एक नोटेबल चेंजेस देखने को मिली हैं। किस किस को? वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी बहुत बढ़ चुकी सर। पहले तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, अब तो पता नहीं मोस्ट ऑफ द माल ही हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। क्लियर? वैल्यू वाइज लगा लो, कॉम्पोजिशन वाइज लगा लो, पहले से तो सर हम बहुत नेक्स्ट आगे क्या कर चुके हैं, राइज कर चुके हैं। ओके, प्रायर टू द प्लानिंग India was an exporter of primary products हाँ, and importer of finished. ये वो तेरा पिछला टॉपिक, यहां से प्राइमरी प्रोडक्ट जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे और वहां से बनकर आते थे। ये इंडिपेंडेंस की सिचुएशन है। बट सर द पीरियड 1950 से लेके 90 तक सॉ अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन दिस ट्रेंड। क्यों? इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स एज अ साइन ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज अ इंडस्ट्रियल नेशन। अपा उल्टा अब इन 40 साल के अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स का क्या करने लग गए थे, एक्सपोर्ट करने लग गए थे। तो सर वही बात है ना, ब्रिटिशर्स ने अगर एक्सप्लॉयट ना किया होता, हमारी कंट्री तो इनसे भी कहीं आगे होती, इनसे भी कहीं आगे होती। नेक्स्ट आगे, इन शॉर्ट Indian economy during the period 1950 to 1990 हाँ, recorded a noticeable growth. underline noticeable growth in the national income along with the significant structural change across all sectors of the economy, but there were certain dark spots and stark failures. होती है, हर चीज आपकी पूरी तो होती नहीं कभी। क्लियर? कंप्लीट आप लोगों को कभी सक्सेस तो मिलता नहीं है। पढ़ी कैसे सर? आप लोग पॉवर्टी से मार खा गए, इन्फ्लेशन से मार खा गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ता गया, एंड वी फेल टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। बहुत सारी फेलियर्स भी हमें देखने को मिली। ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं या डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही बड़ा है, कुछ डार्क स्पॉट्स भी रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज भी रहे हैं। यस प्लीज, ब्रीफली strategy and we seized by the planners on the flagship जो भी है proved to be questionable dispensation for the growth of Indian economy to the desired extent. Accordingly there was substantial shift in the strategy of growth in 1991, जिसके कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वही बात है ना, कुछ फेलियर्स तो होती हैं, जिनके कारण 1991 किया गया, लॉन्च किया गया। सर एक बात बताओ,
अगर आपका अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, फिर आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की जरूरत ही क्या थी? आप वैसे भी दिमाग लगाओ, आपको लाने की जरूरत ही क्या थी? ये सिस्टम आपको एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 वर्ड आए थे, एलपीजी, एल मींस लिबरलाइजेशन, पी मींस प्राइवेटाइजेशन, जी मींस ग्लोबलाइजेशन। ये आपको लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी सर? इसके कारण, इसी के कारण तो जरूरत पड़ी आपको। नेक्स्ट आगे, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड, ये चैप्टर 4 के अंदर आपके पास आएगा। सो यहाँ पे ये पैराग्राफ जस्ट एक नॉर्मल वर्ड, आप पे लर्न करने का पॉइंट कुछ भी नहीं है। क्लियर? लास्ट पेज। ओके, सो पावर पॉइंट्स एंड आपकी एक रिवीजन विंडो। अगर नॉर्मली जस्ट 2 मिनट के आपको एक रिवीजन करवाऊं इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या करा। क्लियर? बिकॉज रिसेंटली डे बाय डे आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट साथ साथ चलते जाएंगे। क्लियर? जैसे कमिंग संडे आप लोगों के लिए टेस्ट अनाउंस करूंगा, जो आप लोगों का बेसिक्स जो हम लोगों के हैं स्टार्टिंग के, जो आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रीड आउट किया, प्लस नेक्स्ट ऑन आपने जो टॉपिक्स करे वो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, वो टॉपिक्स का आपका क्या होगा? टेस्ट। क्लियर? सो ग्रुप में मैं आज ही पोस्ट कर देता हूं, कमिंग संडे देयर विल बी अ टेस्ट। क्लियर? जो भी मतलब पॉजिटिव बिफोर और आफ्टर क्लास, बट आपके पास पूरा वीक है, आराम से पढ़िए, बट इस बार रिजल्ट मिलना चाहिए। क्लियर? प्रॉपर पढ़ो, जहां डाउट आता है जितनी मर्जी बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। इवन ईच एंड एवरी बैकअप आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप जैसे टाइम लाइफ टाइम उसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यूज का दिक्कत नहीं है, बट सर करिए। क्लियर? सो 5 ईयर प्लान्स के अंदर आपने रीड आउट किया कि सर प्लानिंग कमीशन को अपॉइंट किया गया इस पर्पस के लिए, सो दैट कि वो इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को काउंट करें आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर? एंड इन टुडेज डेज नॉर्मली प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, नीति आयोग के नाम से 2015 के अंदर जनवरी में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। अब ये सारा काम किसके अंडर आता है? ये सुपरविजन करना, प्लान्स पॉलिसीज बनाना रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर, ये किसके अंडर आता है? नीति आयोग के अंदर। तो यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे 2 वर्ड है सर, आपको क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लानिंग करनी है? नहीं, हमने कहा था हमें दोनों स्फीयर्स के अंदर, इकोनॉमिक स्फीयर एंड सोशल स्फीयर, दोनों के अंदर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग जो दोनों स्फीयर्स को कवर करे, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर? आफ्टर दैट आपके पास कॉन्सेप्ट जो आया, दैट इज ऑल अबाउट सर इकोनॉमीज को लेकर। इकोनॉमी में आपने 3 तरह की इकोनॉमीज पढ़ी। नंबर 1 इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नंबर 2 सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड नंबर 3 इज मिक्स्ड इकोनॉमी। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था अपने आप में। एंड द लास्ट थिंग जो आप लोगों ने स्टार्ट करी सर, कॉमन गोल्स के रिगार्डिंग। कॉमन गोल्स में 4 पॉइंट आए। पहला पॉइंट आप लोगों का क्या था? जीडीपी ग्रोथ। नंबर टू क्या था? मॉडर्नाइजेशन होना। नंबर थ्री पॉइंट आप लोगों का क्या था सर? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट होना। क्लियर? एंड द लास्ट इज बेसिकली क्या? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ग्रोथ। क्लियर? देन लास्ट वर्ड क्या है कि सर आपने कोई अचीवमेंट्स इन गोल्स के रिगार्डिंग कुछ अचीव करे? यस, बिल्कुल सर। जबकि ये सब कुछ आपका नेक्स्ट टॉपिक्स में रिवाइज होगा, बट स्टिल जस्ट ब्रीफिंग। नंबर 1 पॉइंट आपने क्या रीड आउट किया सर? इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, रिफॉर्म्स इन द पॉजिटिव रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर। क्लियर? इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होना। नंबर 4 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 5 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप होना। एंड नंबर सिक्स लास्ट पॉइंट आपने जो रीड आउट करा सर, लास्ट क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड, जो आप लोगों का क्या हुआ? इंप्रूव। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अचीवमेंट्स ही मिली हैं, कि ड्रॉबैक नहीं मिला। नहीं सर, ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स भी रही हैं। क्लियर? इन शॉर्ट, जब लास्ट में कहा गया कि आपके कुछ नोटिसेबल फेलियर्स भी रही हैं, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर, ग्रोथ रेट स्लो होना, ये काफी सारे डार्क स्पॉट एरियाज भी आप लोगों के रहे हैं। क्लियर? सो this topic is important plus easiest क्यों? क्योंकि वही लैंग्वेज बार बार फर्स्ट टॉपिक के बेस। मैं तो ये कहूंगा इंडियन इकोनॉमी में जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके कमिंग जो 3-4 टॉपिक्स हैं, ये 2 हो चुके अपने, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4th चैप्टर तक आप लोगों को टॉपिक्स क्या मिलने वाले? काफी सेम मिलने वाले हैं। जस्ट टाइमिंग का फर्क होगा। फर्स्ट 1947 का था, अब 1950 से लेके 1990 तक की बात कर रहे हैं, एंड चैप्टर 4 में 1991 के बाद की बात। बट सर कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर?
ओके जी, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी का क्या होता है कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर से मैक्रो का एक नया टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास से आप अपनी कॉपी साथ में लेकर आइएगा, सो दैट कि उसकी नोटिंग जो भी करवाना होगा उसके अकॉर्डिंग टू नया कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स लॉट। Thank you, sir. Thank you, sir.